प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब से कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने और साथ में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी है, जिसमें बताया गया कि भारत ने किस तरह से एक और शर्मनाक हरकत की है। बौखलाहट के बाद जब उसके राफेल तैयारे गिराए गए, उसको हजीमत का सामना करना पड़ा, उसने बौखलाहट में एक और शर्मनाक हरकत ये की कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरफ ड्रोन भेजे और ये ड्रोन जो है वो न्यूट्रलाइज किए गए कामयाबी के साथ। 29 ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये फिगर पहले 25 का बताया गया सुबह और अभी अपडेट किया गया है DGISPR की तरफ से कि 29 ड्रोन्स को मार गिराया गया है। अब भारत ये क्यों कर रहा है और किस तरह से झूठ का एक बाजार भी साथ साथ उसने गर्म कर रखा है। दूसरी बात, अभी इस प्रेस ब्रीफिंग में ये भी बताई गई है कि भारत ने जो दावा किया कि 15 मकामात पर पाकिस्तान की जानिब से रात को हमला किया गया भारतीय शहरों पर, जिसे नाकाम बना दिया गया और फिर उन्होंने वो टुकड़े भी दिखाए जो खेतों में गिरे हैं पाकिस्तान की तरफ से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स के। भारत के मुताबिक उस पर DGISPR ने कहा कि ये बॉलीवुड का स्क्रिप्ट है, कम से कम खेतों में आग लगती अगर गिराया गया होता और प्रोटेक्शन तो ठीक की जानी चाहिए थी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के ऊपर ये सवाल किया जा रहा है, जाहिर है बार बार हुकूमत से भी सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान का क्या प्लान है भारत के उन हमलों के जवाब में। तो आज भी वज़रा की तरफ से बार बार ये यकीन दहानी कराई गई है, बताया गया है कि हर हाल में भारत को जवाब दिया जाएगा, लेकिन वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे, अपने प्लान के मुताबिक करेंगे, भारत की फरमाइश पर नहीं करेंगे। और भारत का ये दावा बिल्कुल गलत और झूठ है। इस पर DG ने कहा कि आपको हंसना चाहिए जो उन्होंने कहा कि 15 मकामात पर पाकिस्तान ने हमला किया और उसको नाकाम बना दिया गया। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ अख्तर काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, खुश आमदीद। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। जनरल साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब हमें ज्वाइन करेंगे। जो सूरत हाल पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में हुई, उसमें खौफो हिरास तो फैला, पैनिक सिचुएशन भी रही, लेकिन बहरहाल अभी हमें बताया गया है कि इसहाक़ डार साहब ने बताया कि कौम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान आपने नहीं होना क्योंकि आपकी हिफाजत मजबूत हाथों में। सुनिए इसहाक़ डार साहब ने क्या कहा। जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को गिराया, 2 UAVs को गिराया, वो शायद इंडिया में हजम नहीं हो सका। आज एक पॉलिटिकल बेस्ड एंड मोटिवेटेड स्टेटमेंट इशू की कि कल रात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री जगह के ऊपर अटैक किया। इट्स अ बिग लाई, बहुत बड़ा झूठ है। गालबन अपनी खिफत मिटाने के लिए जो उनके साथ हुआ 6 और 7 की दरमियानी रात को, ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात फिर इंडिया के अंदर एक किस्म के अटैक्स किए हैं इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और उसके नतीजे में आज जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में हम कर रहे हैं। व्हाट अ शेम। मेरे बहादुर बहन भाइयों पाकिस्तानियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट, बी ब्रेव, खुश रहें, दुआ करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान विल बी विक्टोरियस अगेन। किसी किस्म की एडवेंचरिज्म उसको उसका भरपूर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल झूठ है जो भारत ने कहा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से किसी भी जारियत का, और भारत मुसलसल जारियत कर रहा है। रात भर भी उसने पैनिक फैलाए रखा पाकिस्तान में और दिन में भी ड्रोन भेजे जिसको न्यूट्रलाइज किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने क्या कहा है अपनी ब्रीफिंग में, ज़रा ये भी देख लीजिए। जो एक इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने, कल से 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। ये जो 15 लोकेशंस पे वो जो कह रहे हैं अटैक किया है, इट इज़ सच ए फंटास्टिक एंड कुक्ड अप स्टोरी कि यू कैन जस्ट लाफ अबाउट इट। Is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. When this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, ये कब होगा? ये जो मुख्तलिफ जगहों पे वो दिखा रहे हैं कि जी ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे, और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं, कम से कम इसको आगे लगा देते थोड़ी सी रियलिटी देने के लिए। पता नहीं किस चीज़ की उठा के ये पिक्चर्स इन्होंने कहाँ से उठा के ये बनाई हैं। अगर इतना ही शानदार आपका सिस्टम है तो ये 2 दिन पुरानी बात है, 6-7 की रात आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे।
आए थे ना, आपने अपना पूरा एयर डिफेंस लगाया हुआ था ना, आपको पता था कि जब आप हमला करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? फिर आपके मुल्क में तो जो चीज आती है आप तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ये ड्रामा कम करने, इससे जो मकासद हासिल करने हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, पता नहीं किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उसको बराए मेहरबानी उससे इज्तनाब करें। ये जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा ख्याल रखें, इससे इज्तनाब करें। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। अतर काज़मी साहब, दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनके दरमियान रब्ता भी हुआ है। चीज़ें कहाँ किस तरफ जा रही हैं? एस्केलेशन अभी हो रही है या चीज़ें थोड़ी काम डाउन हो रही हैं? क्या हो रहा है? नहीं, देखें, काम डाउन तो नहीं हो रही। इस वक्त पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है। आज के जो इवेंट्स हैं उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इसराइल भी मुकम्मल तौर पे इंडिया के साथ है और ऐन मुमकिन है कि उनके कोई एडवाइज़र्स वगैरह भी ग्राउंड पे हों। जो इसराइली ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया है और जिस किस्म की स्ट्रेटजी भारत अपना रहा है, तो इस वक्त तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया के साथ भी है और इंडिया के साथ साथ इसराइल भी उनकी भरपूर मदद कर रहा है। अब चीज़ें आगे किस तरफ जा रही हैं? देखिए, इस वक्त लगता है ऐसे है कि चीज़ों को किस तरफ लेके जाना है वो भारत के हाथ में है। पहले भी उन्होंने ये शरारत की, पाकिस्तान के अंदर आके अटैक किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। अब दोबारा ये ड्रोन्स का जो सारा मामला हुआ, जहाँ पे आबादी है उधर ड्रोन्स हमले किए गए, उधर ड्रोन्स फेंके गए, तो एक तरह से बहुत बड़ा ये स्टेप है। ये कोई छोटी बात नहीं कि इसको आप इतनी आसानी से डाइजेस्ट कर लें कि आपके चकवाल तक, पिंडी तक, अटक तक, हर जगह तक उन्होंने ड्रोन्स भेजे। तो मेरे ख्याल में चीज़ें तो अनफॉर्चुनेटली उस तरफ जा रही हैं कि जहाँ पे वन मोर इंसिडेंट कुड लीड टू एक बड़ी जंग की तरफ। लेकिन इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसको थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अगर वो इसी तरह करते तो क्या दे विल गेट अवे विद इट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर मुझे कहीं पे कोई कमी नजर आती है तो वो मुझे पॉलिटिकल रिस्पांस में कमी नजर आती है। पाकिस्तान का एक एक जवान वो पाकिस्तानी कौम का मान है और सबको पता है कि वो, उसमें किसी को कोई शक नहीं, पाकिस्तान के किसी बच्चे को भी शक नहीं है कि अगर भारत कोई ऐसी हरकत करेगा तो आगे से जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। रिस्पांस में आपको कैसे कमी नजर आ रही है? प्राइम मिनिस्टर ने कल रात खिताब किया, अभी जो नायब वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ब्रीफ किया है, फिर तमाम वज़रा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात ये लगे हुए हैं, कौमी असम्बली में भी खिताबात कर रहे हैं। कैसे आपको कमी नजर आ रही है? देखिए, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है, इनिशिएटिव सीज करना पड़ता है। जब 2019 में भारत ने किया, उसके बाद हमने इनिशिएटिव सीज कर लिया। हम लोगों ने किया, हमने उनको स्ट्रेटेजिक एक तरह से मैसेजिंग भी कर दी, उनके टारगेट्स लॉक करके साइड पे बम मार दिए, फिर उनका जहाज भी गिरा दिया, उनका पायलट भी पकड़ लिया और उसके बाद भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा पाकिस्तान पे हमला कर सके। अब वो यहाँ पे आते हैं, उन्होंने यहाँ पे 24 मिसाइल मारे, हमारे अफसरान को, सॉरी, हमारे शहरियों को शहीद किया गया, हमारी मसाजिद को शहीद किया गया, मुकद्दस जो किताब है उसको शहीद किया गया, और 24 मिसाइल मार के शहरियों को शहीद करके वो पाकिस्तान ने उस वक्त एक्शन तो किया। लेकिन क्या उस वक्त पाकिस्तान उनको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के मुताबिक या कोई मैसेजिंग के मुताबिक उनको आगे से 2-4 मिसाइल इधर से भी जाने चाहिए थे ना? वो ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। जो ग्राउंड पे जवान खड़ा उसने तो आगे से मुकाबला किया और उनका राफेल भी गिरा दिया, सब कुछ। लेकिन जो बड़ा जवाब देना है वो तो सियासी क़यादत बैठेगी, वो कहेगी कि यार ये जवाब, और उस पर वो कह रहे हैं कि हमने फोर्सेस को इख्तियार दे दिया है कि वो रिस्पॉन्स करें, उसका टाइम का तयन वो खुद करें। अभी ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला भी कर लिया गया। लेकिन इसमें जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, ये जो सवाल है कि आज सारा दिन पूछा जाता रहा कि ये ड्रोन जो हैं वो रावलपिंडी तक और मुख्तलिफ शहरों तक कैसे पहुंच गए, चकवाल तक कैसे आ गए, तो उसका जवाब अभी DGISPR ने दिया है और उन्होंने कहा कि हर प्रोजेक्टाइल जो है उस पर हमारी नज़र होती है, वो हमारी मशीन की के जो है वो अपना इमेज उस पर छोड़ता है, हम देख रहे होते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कहाँ करना है, किस हथियार के साथ करना है और कैसे करना है। तो ये मेरा ख्याल है जवाब है उन लोगों का कि जो ज़हनों में सवाल था। आप कैसे इस सिचुएशन को देख रहे हैं, ख़ास तौर पर ये ड्रोन्स जो भारत ने मारे हैं, इसका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, दो चीजें एक तो पहले आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। हम बार बार कहते हैं बुज़दिल दुश्मन है, आमक दुश्मन है। दुश्मन ना तो कभी बुज़दिल होता है ना ही आमक होता है, मकार भी होता है। मकार होना उसका हक है, हम भी उतनी मकारी दिखाना चाहिए हमें। दूसरा ये कि भारत एक मकसद के तहत सब कुछ किया उसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की है जी। इसके बारे में मैंने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से बात नहीं सुनी। उन्हें सिर्फ इतना कहा कि हमला किया है, यस हमला किया है, लेकिन सिग्निफिकेंस जो है, जो आपके जो इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की है,
इसलिए सिग्निफिकेंस पे मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से बात सुनना चाहता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर की ये बात सुनकर ये हैरान हुआ कि उसने कहा ये हमारे पास हम लॉक थे दुश्मन के तैयारे, लेकिन हमने रिस्ट्रेन किया। दुश्मन हम पे हमला कर रहा है, हम इसे रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, क्यों हो रहा है ये सारा? देखिए ये सारा कुछ है ना, इट एड्स अप टू समथिंग। भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ये आपके गले में तोक डाल दिया कि इसको आपने इसको कैसे जवाब देंगे इसका। बाकी डेफिनेटली आप एयरफोर्स और लैंड फोर्सेज दे हैव डन आउटस्टैंडिंग जॉब 6-7 की आज, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि अराउंड द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान की फौजों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपना कमाल कर दिखाया है। इसमें मैं ये सुन के मुझे बड़ी हैरत होती है कि इसके बावजूद कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हुई है, हम रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। हाँ। अब इससे क्या आगे क्या बात बताइए, बात ये बढ़ रही है, ये जो उन्होंने ड्रोन देखे क्यों भेजे ये? जी देखिए आजकल के दौर में जो ड्रोन, मैं भी सुन रहा था जिनमें से पंजाब शायद बोल रही थी कि ये सर्वेलेंस ड्रोन, सर्वेलेंस ड्रोन को आम ड्रोन करवाने में ज्यादा देर नहीं लगती। और DGSPR की बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान हर चीज को ट्रैक कर रहा है इस चीज को, और इसको हम पाकिस्तान में कोशिश करके उनको गिरा भी लिया हमने। लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हैं तो आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आजकल जो सैटेलाइट्स हैं, क्या वो भारत के अपने हैं या वो भारत के जो साथी हैं उनके हैं। हम इसराइल की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अमेरिका पूरी तरह बैक कर रहा है भारत के, और उनको इंफॉर्मेशन की जितनी इमेजरी आजकल जितनी एडवांस कर चुकी हुई है, तो उनको ड्रोन सर्वेलेंस के भेजने की जरूरत नहीं है इसमें। वो पाकिस्तान के अवाम के दिमाग में घुस के उनको खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, और वो ऐड करें उसको कि जब उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो पूरा जोर दिखाया और हम दुश्मन को दान खट्टे किए उसके हमने, सही है। लेकिन इंटरनेशनल जी जनरल साहब बिल्कुल सही है आपके, आप थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर की जो खिलाफ वर्जी की है ये बहुत बड़ी बात है, इस पर रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा तगड़ा होना चाहिए, और पॉलिटिकल यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आप ये सुनना चाहते हैं। एयर मार्शल साहब आबिद राव साहब, कैसे आप देख रहे हैं ये जो मामला ड्रोन्स का है, आपके ख्याल में क्यों भेजे गए हैं? क्या वो चाहता है, कोई मैसेजिंग कर रहा है, पैनिक क्रिएट करना चाहता है, क्या वो यहाँ पर ड्रोन्स के जरिए से हथियार यानी हमला करना चाहता है, कि क्या आप इसको रीड कैसे करते हैं? डेफिनेटली देखिए, अब जो नई वॉरफेयर है उसमें ये ड्रोन्स आर पार्ट ऑफ द एमुनिशन दैट यू यूज। इसमें इसकी अगर आप देखें 23 किलो का इसका वॉरहेड है, ये जो हमने लाहौर में गिराया है ये, और डिफरेंट शहरों में गिरे हैं। इसकी 400 किलोमीटर की स्पीड है, इसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो इसका साइज है, इन वेरी सिंपल वर्ड RCS मीन्स कि एक मोटा आदमी आपको दूर से नजर आता है, एक बहुत पतला बहुत या छोटा बहुत नजदीक आने पे नजर आएगा। तो ये रेडार पे नहीं आता आपके, लो लेवल उड़ता है, 9 घंटे की ड्यूरेंस है, 1000 मील की इसकी रेंज है कहने, और 23 किलोमीटर जो केजी इसका वॉरहेड है, इट्स ए वेरी पोटेंट काइंड ऑफ ए थिंग। इसको इजराइल ने, लेकिन सर डीजी ने तो ये कहा है अभी प्रेस ब्रीफिंग में कि छोटे से छोटी चीज भी हमारे रडार पे नजर आती है, वो अपना इमेज छोड़ता है, हम उसको ट्रेस कर रहे हैं, देख रहे थे। ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं, आप इनकी फ्रीक्वेंसी स्कैन करके डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको अगर आप जैम कर दें ये वहीं गिर जाता है। तो ये इजराइल ने तो ये हाल किया है, और ये अगर आप 2019 का भी देखें तो आपको वो जो बॉम्ब्स इंडियन मिराज 2000 फेंक के गए थे वो इजराइल ओरिजिन के थे, बिकॉज दे आर वेरी अहेड इन दिस टेक्नोलॉजी। और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी भी इनको दी है कि जो कश्मीरी हैं इनको दुरुस्त करने का सिर्फ तरीका है कि आप बेइंतहा रूथलेस हो जाएं और जुल्म ऐसा करें कि बच्चे को ना देखें, औरत को ना देखें, बूढ़े को ना देखें। तो ये किसी को भी मिलिटेंसी के नाम पे इंडियन मोदी वो कर रहा है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि उसकी कौम, उसकी फौज उस बयानिए को प्रैक्टिकल शक्ल में नहीं ढाल सकती, इसलिए वो हर दफ़ा फेल हो जाते हैं। वो उनकी फौज पिट जाती है, उनकी नेवी हिमाकत कर जाती है, एयरफोर्स का आपने हाल परसों देख लिया। कहने का मकसद ये है कि दीज आर द टूल्स सप्लाइड बाय इजराइल, और इजराइल भी इनकी बैक पे खड़ा है, अमेरिका भी इनकी बैक पे खड़ा है। हम वाकई, मैं जल्द की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया। भाई वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा।
रात के अंधेरे में उसको सूट करता है, बिकॉज दूसरी कौम ज्यादातर सोई होती है। इट्स अ सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सिवाय ड्यूटी पे होने के, आप किसी अस्पताल में रात को 2 बजे चले जाए, सिवाय इमरजेंसी स्टाफ के बाकी डॉक्टर्स नहीं होते। तो ये एक मुरव्वजा एक तरीका है। लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं, तो जो अटैक करने आपको आ रहा है वो भी चोर है, वो आपके घर का बंदा नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों से आगे हो गए। दूसरी, जैसे जानल साहब ने कहा कि मुझे ये बताएं, इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? हैव दे प्रिपेयर्ड दिस नेशन फॉर वॉर? कि आप वॉर के लिए छोड़ दें, आपको इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए ऑस्टेरिटी अडॉप्ट करनी। अभी 15 दिन पहले इन्होंने अपनी तनख्वाहें 1 जनवरी से 140% बढ़ा दी हैं। आई मीन व्हाट फॉर? कौम को सादगी का दर्श दे, और लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में। तो ये नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा है। सही है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पॉइंट भी है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मैं सर, अगर मुझे एक ब्रेक पर जाना, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब्दुल्ला गुल साहब को गुफ्तगू में शामिल करता जाऊं और फिर मैं ब्रेक पर चला जाऊं। अब्दुल्ला गुल साहब, दोनों जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनकी मुलाकात, और अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी, अमेरिका और इसराइल दोनों भारत की पुष्ट पर खड़े हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप बज़ाहिर कुछ भी कहते रहें, अंदर से वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इधर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हालात आप किधर को जाता देख रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। जो इस टाइम पे अमेरिका, इंडिया और इजराइल ये एक ही है। ये बात मैं जो है पिछले कई सालों से बोल रहा हूँ, मेरे कॉलम मौजूद हैं इसके ऊपर, इसलिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अमेरिका क्यों है? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो असले का बायर है इंडिया, वो उससे $80 बिलियन का जो असला है वो खरीदा करे। और वो बड़े खुश हैं कि राफेल जो है वो गिर गया है, ताकि जो है वो अब उनकी टेक्नोलॉजी F-35 जिसको उन्होंने खुद कहा, और अभी आपको पता ही है डिफेंस डील की बात हुई उन्होंने अमेरिका में नरेंद्र मोदी के साथ की। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अमेरिका जो है वो चाहता है। क्या अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान का पानी बंद करना जो है वो गैर इखलाकी है और ये गैर कानूनी है? क्या अमेरिका ने कहा कि BLA का जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्वमेंट थी उसके पीछे इंडिया मौजूद है, जाफर एक्सप्रेस पे, हम इसको कंडेम करते हैं? क्या अमेरिका ने कहा आपको कि TTP को सपोर्ट करते हैं? क्या अमेरिका $10 बिलियन का अफगानिस्तान में असला जो है वो किन के लिए छोड़ के गया था जो आज पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है? ये कोई 2-4 ऐसी राइफलें थी जो वो भूल के चला गया, उसने इसको प्रॉक्सी बनाया हुआ है इंडिया को। इससे उन्होंने काउंटर बैलेंस करना है चाइना को, उसके लिए उन्होंने अपना नेचुरल एलाई चुन चुके हैं। उन्होंने इंडिया को अपना नेचुरल एलाई बना दिया हुआ है। दूसरी बात, JD Vance का बयान देख लें, अभी उसने क्या कहा था कि स्टीम आउट कर ले इंडिया, वही वाला पैगाम जो उस टाइम पे माइक पॉम्पियो ने दिया था। देखें, सबसे पहले समझना चाहिए इंडिया ने ऐसा क्यों किया। इंडिया ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इंडिया ये बताना चाहता है कि जो पाकिस्तान की एक डॉक्ट्रिन है जिसके अंदर हमने ये बताया हुआ है कि जी कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान जो है वो नहीं जाएगा, बल्कि न्यूक्लियर वॉरफेयर के अंदर जो है, अनकन्वेंशनल जो है उसके अंदर जाएगा। वो पाकिस्तान को गलत प्रूफ करना चाहता है। पाकिस्तान का इस बात को जो है वो दे वांट टू कॉल आवर शॉट्स, ये असल हकीकत है। इसके लिए आप देख लें कि अगर हमने कल रात हमला किया होता तो आज ये ड्रोन ना आते। ड्रोन जो है माइक्रोफाइबर जो है उसके मटेरियल के बने होते हैं। इसके अंदर एक 70 सीसी जो मोटरसाइकिल है उसका इंजन लगा होता है। इसकी इंड्योरेंस और बहुत सारा आपको बता दिया उन्होंने। ये अब किस तरह हमला कर रहे हैं और इनका टारगेट क्या है? आपका सवाल था बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको जवाब देता हूं। इनके टारगेट है पाकिस्तान के रेडार सिस्टम, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो वेव्स होती हैं उनके ऊपर ये आते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स जहां से ज्यादा जनरेट होंगी, ये पाकिस्तान के जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको मफलूज करना चाहते हैं और ये उसको जाके हिट करना चाहते हैं। जो गो के अभी तक इनको कोई कामयाबी नहीं हुई, लेकिन ये कहना फजूल बातें हैं कि इंडिया जो है उसके $2.5 बिलियन खर्च हो गए। और बाबा, इतनी बड़ी दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप उनका जो है उनको $50 बिलियन भी खर्च हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने अभी आज 29 ड्रोन भेजे हैं, अगर वो 1000 ड्रोन भी भेज दें तो आप
आपको उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये इजरायली वहां बैठे हुए हैं, जो 70 इजरायली आए थे ना पहलगाम के अंदर, ये वो बैठ के उसको ड्रोन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये वही हिरोन ड्रोन है जो इनके कश्मीर में नाकाम हो गए थे और भारतीय फौज जो है इसको अपनी चेक पोस्टों में दे मारी थी। लेकिन आज ये क्यों यहां तक पहुंच रहे हैं? क्योंकि इनके पायलट्स जो हैं वो इजरायली हैं। आप मेरी बात मान लें, इसके पीछे इजरायली पायलट इनके कंट्रोल रूम के अंदर बैठ के ये चला रहे हैं और अमेरिकन इनको पूरा सैटेलाइट इमेज जो है वो फराहम कर रहे हैं। हुकूमत को जो पॉलिसी अपनानी चाहिए थी, हुकूमत ने क्यों कहा कि हम सवाल ये ना कि अब जी सर, अब सवाल ये ना कि दुश्मन तो ये कर रहा है, उसने इजराइल की मदद भी ले ली, वो मक्कार भी है, यार भी है, बुज़दिल भी है, गद्दार भी है, सब कुछ है, लेकिन वो कर रहा है। अब पाकिस्तान का रिस्पांस, आज भी वज़रान इस अज़्म का इजहार किया है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, अपनी मर्जी से करेगा और ऐसे करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अभी अब्दुल्ला हमीद साहब कह रहे हैं कि कल कर देना चाहिए था शायद। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये आप ये कह रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आके इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अता तारर साहब ने आज कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि जो राफेल गिरे हैं, ये राफेल नहीं गिरे हैं, ये भारतीय कौम का मोराल गिरा है। सुनिए जरा क्या कहा अता तारर साहब ने। ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है, भारतीय कौम का मोराल गिरा है इन जहाजों के साथ। राफेल कंपनी वाले भी पूछते होंगे इनसे कि तुमने तो हमारी भी रेपुटेशन खराब कर दी। आप देख रहे हैं उनके शेयर्स नीचे गिरे हैं, जो मैं ऑब्जर्व करता रहा हूं। और पिछली दफा तो हमने यहाँ पे फैंटास्टिक टी पिलाई थी, अभी भी टी तैयार थी यहाँ पे, फैंटास्टिक टी वाज रेडी, क्योंकि इस दफा दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। अब इसमें अता काज़मी साहब, सारी चीज़ों में एक तशवीश की बात बहरहाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जंग के मामलात में उलझ कर हमने जो असल इशू है इंडस वाटर ट्रीटी का, उसको भूल गए हैं या वो कहीं नीचे दब गया है। क्योंकि जाहिर है भारत की एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान को ड्रोन्स में उलझाए, तैयारों में उलझाए, मिसाइल हमलों में उलझा ले और ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर पाकिस्तान आवाज़ बुलंद ना कर सके। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इस पर लगातार आवाज़ उठती रहे? नहीं, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, पहले तो पाकिस्तान से यहाँ कुछ सहाफ़ी इस तरह की खबरें भी देते रहे कि वहाँ पे डैम्स को उड़ा दिया जाएगा अगर डैम्स बनाएंगे, तो वो तो अभी तक तो हम अपोजिट देख रहे हैं कि ना सिर्फ उसने इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरह से मुअत्तल किया है, जो आलमी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी, नीलम झेलम पे भी, उल्टा फिर वो इंटरनेशनल बॉर्डर का जो बार बार पाकिस्तान का वायलेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन में आ रहे हैं। और जो अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यहाँ पे जो कुछ लोग बैठ के जमा खर्च कर रहे हैं कि जनाब उनके $400 का नुकसान हो गया, $800 का, नहीं जी, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, पाकिस्तान की इज्जत गैरत का, अहमियत का मसला है कि वो रोज इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान का वायलेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी वाले मसले को भी उठाना चाहिए और एक रोबस्ट सियासी हमें लेना चाहिए, एक रोबस्ट सियासी पोस्चर और रोबस्ट सियासी जवाब हमें देना है। जो आपको फिर मिलिट्री जो लीडरशिप है वो भी आपके साथ है, आपने उनको भी गाइड करना है। इसके एंड ऑफ द डे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने ये फैसले करने हैं ना। ये जो वज़ीर दिफा हैं, वो जिस तरह उनका एटीट्यूड है, वो सारी चीजें सामने। हम इस वक्त हालते जंग में हैं, हमारे शहरों में जो है इंडिया बारिश की तरह ड्रोन्स फेंक रहा है, तो इस मौके के ऊपर क्या हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा बिठा दिया जाए, ज़्यादा यकजहती कौम के अंदर नजर आनी चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप में। क्या तजावीज़ क्या है आपकी, क्या हो सकता है? यही तजावीज़ है ना जी कि पूरी कौम का एक मैसेज जाना चाहिए ना। आज आपने किसको रोका? आपने सिर्फ अली अमीन को रोका, शाहिद खटक को रोका, सोहेल अफरीदी को रोका, खान साहब की मुलाकात रोक दी। हुकूमत की आप संजीदगी देखें ना, जो मैं पॉलिटिकल रिस्पांस की बात कर रहा हूं ना। आप इस मौके के ऊपर क्या आपने सियासी चीजों पे तवज्जो देनी है या आपने एक पॉलिटिकल मैसेज यहां से भेजना है और कौम को इकट्ठा करना है? तो अनफॉर्चुनेटली वो जो विजडम होता है, जो पॉलिटिकल विजडम है, वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है। इसमें पाकिस्तान का रिस्पांस अब क्या होना चाहिए? आबिद राव साहब, आपकी क्या राय है? क्या रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है? मसलन आज मैं एक डिप्लोमेट को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नीलम झेलम पर उन्होंने अगर मिसाइल मारा है तो हमें बगलिहार डैम पे मिसाइल मार देना चाहिए। क्या ये पॉसिबिलिटीज में से एक चीज है? ये पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान ने कहा कि हम सिविलियंस पर अटैक नहीं करेंगे, खवातीन पर हमला नहीं करेंगे, स्कूल्स को, अस्पतालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर क्या चीजें पाकिस्तान का टारगेट हो सकती हैं? रिस्पॉन्स कितना कैसा हो कि जो इफेक्टिव भी हो?
मुझे आप 2 मिनट दे दीजिए। देखिए, ये बड़ा अच्छा एक मौका मिला है। कश्मीर को हम भूल गए थे। कश्मीर सिर्फ 5 फरवरी को याद आती थी इस कौम को, इस कौम की लीडरशिप को, इस कौम के अवाम को, या जुमे के खुतबात में जहाँ फ़लस्तीन की दुआ सन 47 मांगी जा रही है, वही कश्मीर की हो गई थी। अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कश्मीर का इशू अब रिसर्च किया है एज फ्लैश पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर पावर्स, तो ये बेहतरीन मौका है। बिकॉज इंडिया ने ये आपको मौका दिया है कि यहाँ पे जंग इस कदर सीरियस हो सकती है विच कैन बी डेंजरस फॉर द होल वर्ल्ड। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आप अगर चाहें और अपने इतनी कुव्वत जमा कर सकें, ये आई विल लीव टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द एयर स्टाफ, कि आप उनके किसी सेंसिटिव एरिया पे एक रैपिड अटैक करके कुछ एरिया उनका काबू करें और पोजीशन ऑफ बारगेन में है। तीसरी चीज़, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में पानी का इशू ऐड करें। आप कहें कि अगर पानी बंद करने की इंडिया ने कोशिश की तो हम ये इकदाम उठाएंगे। डू नॉट बैंक ऑन दिस थर्ड, ये अपना जो वर्ल्ड बैंक एंड UN एंड दीज एजेंसीज, ये क्राइसिस में कभी कमज़ोर का साथ नहीं देती। वरना आप इम्प्लीमेंट करवा लें UN रेजोल्यूशन 1948 का जो है और कश्मीर आप नहीं करवा सकते, बिकॉज ताकतवर इनकी बात नहीं मानता। और इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। सालिसी पे उसने सारों को इनकार कर दिया है। कोई किसी को इस काबिल नहीं समझता जो इंडिया पाकिस्तान की सालिसी करवाए, वो खुद अपना डिफाइन करता है। तो आप कहें कि अगर पानी हमारा बंद हुआ तो हम आपके एक हाई वैल्यू इकोनॉमिक टारगेट, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कांडला कॉम्प्लेक्स है जामनगर के पास, वहाँ 90s में 65,000 करोड़ से उन्होंने ऑयल फैसिलिटी बनाई है। इंडिया का 35% ऑयल वहाँ से आता है, पाकिस्तान के मिराजिस की रेंज में है, और अब तो और भी ज़्यादा आपके नज़दीक है। आप ऐसी जब तक धमकी नहीं देंगे, आर्म ट्विस्टिंग नहीं करेंगे, इंडिया इस वक्त जनूनियों के हाथ में है, उनकी लीडरशिप पागल है, वो कोई रैशनल, कोई समझदारी की बात नहीं सुनना चाह रहे। डोंट बैंक ऑन एनी थर्ड कंट्री टू कम टू योर हेल्प। ये तीसरा के बाद चौथा पॉइंट रही है, रिविजिट योर फॉरेन पॉलिसी विद दिस उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है। आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? देखिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं समझा। हमने समझा आइडियोलॉजी के बेस पे दोस्त बनते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपके लिए फॉरेन पॉलिसी को असेस करने का बहुत बेहतरीन मौका आ गया है। क्राइसिस में ही आपको अपने और गैरों का पता चलता है। आप इस क्राइसिस में गवर्नमेंट के लिए अंदर मुल्क के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे बहुत कुछ करने को है। ये नेशन बिल्डिंग करे, ये इंटर प्रोविंशियल हार्मनी की बात करें, ऐसे इश्यूज ना उठाएं गलत टाइम पे जिससे सूबों में नाराजगी पैदा हो, या ऐसी कोई स्टेटमेंट्स ना दें। बिल्कुल सही है सर। अब इसमें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कश्मीर का मामला एक ऐसे वक्त पर दोबारा उठा है कि ट्रंप को भी कहना पड़ा कि ये पुराना इशू है, इस पर दोनों मुल्कों को बैठकर बात करनी चाहिए, इस मसले को हल करना चाहिए। यानी कश्मीर जिस पर भारत ये कहता है कि जी, या समझता है कि ये मसला कोई मसला नहीं रहा, उसने डेमोग्राफिक चेंजेस कर लिए हैं, उसने आइन तब्दील कर लिया है, अब उसने पूरा कंट्रोल कर लिया है। एक मरतबा फिर मसला कश्मीर दुनिया के सामने एक मेन कोर इशू के तौर पर आन खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। आपने सबसे पूछा कि रिस्पांस क्या होना चाहिए, मुझसे भी पूछ लें कि रिस्पांस क्या होना चाहिए। रिस्पांस एक ही होना चाहिए जी, फायर। अगर इसके अलावा कोई और है रिस्पांस, तो ये सारी बातें हैं कि नेशनल कोहेरेंस, तो ये वो नेशनल कोहेरेंस आपकी खत्म हो जाएगी और 5-7 दिन के बाद लोग आपके ऊपर सवाल उठाना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। दूसरी बात जो उसके अंदर है, कश्मीर के लिए आपने पॉलिसी बनाई है? आज तक कोई पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है कि कश्मीर के ऊपर ये पॉलिसी है हमारी? हमने तो कश्मीर पे यही पॉलिसी बनाई थी ना, सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद करेंगे। अब क्या हम जो पाकिस्तान के 15 जगह की आज वायलेशन हुई है, 15 जगह पाकिस्तान के 2 दिन के अंदर वो इंटरनेशनल टेरिटरी वायलेट हुई है। 1971 से लेके 2019 तक पाकिस्तान की कभी टेरिटोरियल वो वायलेशन नहीं हुई थी। और जब बालाकोट के अंदर हुआ तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन आफ्टर 1971। अब 15 जगह 2 दिन में वायलेट हो गया। अब आप कहेंगे कि मुरीद के लिए हम सियासी, सिफारती, इखलाकी मदद करेंगे? आप बोले इसको भावलपुर के लिए, आप बोले इसको रावलपिंडी के लिए, आप बोले इसको दीगर शहरों के लिए, लाहौर के लिए, तो फिर आपकी ये पॉलिसी गलत थी। आपको वो मदद करनी चाहिए थी जो आपको करनी चाहिए।
आप जो है वो ये कुफर ने हम पर हमला किया है, आपका न्यूक्लियर डिटरेंस मौजूद है, आप अपनी न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप को दिखाएंगे। मैं वॉर मॉन्गरिंग के बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन ये वॉर हमने नहीं शुरू की। आपने परसों रात नहीं हमला किया, आज कल रात नहीं हमला किया, आज देखे उन्होंने ड्रोन से आपको जवाब दिया। उनके इकोनॉमिक एसेट्स हैं, उनके जो है वो एसेट्स हैं जो आरएसएस के उनके हेडक्वार्टर है, उनके जो आदित्य योगी नाथ है, इसी तरीके से उनके जो दीगर एसेट्स हैं जो सिलिकॉन वैली के अंदर मौजूद है, उनके इकोनॉमिक एसेट्स हैं। आप उनको अगर आपने कन्वेंशनल वॉरफेयर में घुसे, जो मैं पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था, यही वो चाहते हैं, और कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर वो आपको प्रोलॉन्ग करवाएंगे। जंग लंबी हुई, आप इकोनॉमिकली वाइबल नहीं रहेंगे। आज जो मिलिट्री एज आपको हासिल है, आज जो 12 ब्रिगेड को आपने उड़ा के रख दिया, धुआं बना दिया, आज आपको जो एयरफोर्स के ऊपर एज हासिल है। एयर मार्शल साहब बैठे हुए, इनको मालूम है कि राफेल बुरा नहीं है जहाज, राफेल के चलाने वालों की ट्रेनिंग नहीं हुई। S-400 मिसाइल सिस्टम बुरा नहीं है, S-400 मिसाइल के चलाने वालों की ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई। ये 6-7 महीने में ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे। और नरेंद्र मोदी का इलेक्शन आ रहा है नवंबर के अंदर, इन्होंने अक्टूबर के अंदर प्लान करना है। अक्टूबर में मौसम जो होता है वो क्लियर होता है, जमीन ड्राई हो चुकी होती है, तो पानी जो है वो नीचे जा चुके होते हैं। ये उस टाइम का इंतजार करेंगे, तब तक ये रोजाना पाकिस्तान को जो है ऑन देयर टोज रखेंगे। और उस दौरान में जो पाकिस्तान पे जो डिप्लोमेटिक, एक पाकिस्तान के साथ ये नहीं खड़े, लेकिन पाकिस्तान के आज मुखालिफ भी डिप्लोमेटिक्स नहीं खड़े हुए। आज ये 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, बल्कि चंद दिन में ये डिप्लोमेट्स का मूड चेंज हो जाएगा, और जो आपकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो शुरू हो जाएगी। हमने 5 जहाज गिराए, इसमें कोई शक नहीं कि हमने 5 जहाज जो गिराए उससे दुश्मन का बेड़ा गर्क हुआ, उनकी एयरफोर्स जो है वो थर्रा गई, तभी उन्होंने ड्रोन के ऊपर हमला किया। लेकिन अब ये मामला अगर तूल पकड़ा, इसके अंदर हमारे लिए तमाम जो इवेंट्स हैं वो हमारे लिए ऑड्स हो जाएंगे। इसलिए आज जो हमें एक नेशनल कोहेरेंस की जरूरत है, आज हमारा दुनिया के अंदर केस मजबूत है। आप अगर फर्ज करें वक्ती तौर पे ये बादल छट जाते हैं जंग के, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? 6 महीने बाद आप फिर इंडिया के साथ खड़े होंगे पानी के मामले के ऊपर। आपने यही कहा था ना कि हम जो है उसमें तो आप ये तो हौसला अफजाई करने वाली बात है। यानी अगर कोई तगड़ा रिस्पांस नहीं जाता भारत को, तो उसकी हौसला अफजाई होगी। वो तो समझेगा कि हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो तो कल को फिर आएगा, दोबारा हमला कर सकता है, वो तो इसको अपनी आदत बना लेगा। तो ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि रिस्पांस तो जाना है और जाएगा रिस्पांस। पाकिस्तान बार बार कह रहा है रिस्पांस जाएगा, लेकिन आपका नुक्ता नजर ये है कि अब तक जा चुका होना चाहिए था, ताकि आज जो ड्रोन्स भेजे गए हैं ये ना भेजे गए होते और इस पर उनको हिम्मत ना होती। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अभी सब मेहमानों से हम ये जान रहे थे कि पाकिस्तान का रिस्पांस मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। आपकी राय इस पर क्या है? क्योंकि रिस्पॉन्ड तो पाकिस्तान करेगा और ऐसा करेगा कि वो सरप्राइज करेगा इंडिया को, लेकिन वो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? नंबर 1 तो ये है कि कौमी यकजहती, कौम अगर इस वक्त पूरी तरह साथ खड़ी है फ़ौज पाकिस्तान के, इसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। कौम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ी है, इस हुकूमत की वजह से नहीं खड़ी। उनको ये एक कदम उठाने की जरूरत है और ये मैंने अभी तक किसी हुकूमती ज़ामा से बात नहीं सुना। नंबर 2, आपको पता है कि आपकी इकॉनमी कमज़ोर है, उस कमज़ोर इकॉनमी के दरमियान साथ ही हमने जंग लड़नी है। नंबर 3, हर आदमी उठता है, उठ के फौरन शुरू हो जाता है कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। तो भाई खुदा का खौफ करें, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, पागल है हम लोग की। पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है वो अलहमदा इतनी मजबूत है कि न्यूक्लियर तक आने टाइम लगेगा उसको। तो ये बात भी मैं सुनना चाहता हूँ अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कि आप फौरन जब न्यूक्लियर की बात करते हैं तो एक टोटली दुनिया सारी आपके तरफ और तरीके से देखना शुरू कर देती है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है। नाउ कमिंग ऑन टू रिस्पॉन्स, देखिए एक नहीं, देयर 9 ways to, there are many ways to skin a cat and we have to skin this cat। अगर हम नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा इससे। और हमें इसकी फिक्र क्यों है कि भाई ये अगर एस्केलेट होगा तो दुनिया में कहेगी। हमें दुनिया ने आज तक भारत को कंडम किया किसी ने? किसी मुल्क ने बता दें कंडम किया किसी ने? आपने
जो हमारे सो कॉल्ड ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज है उनमें किसी ने कंडम नहीं किया उसको। वो बहुत मुझे लेक्चर दे रहे हैं कि आप स्क्रीन शो करें। एनीवे, आबिद राव साहब, आपकी राय क्या है इस पे सर? देखिए, लैक ऑफ डिसीजन इज नॉट ए गुड थिंग इन क्राइसिस। आपको फैसला करना पड़ता है, वो सही है गलत है वो हिस्ट्री साबित करती है। आप स्ट्रेट अवे, मैं ये एग्री करता हूँ जनरल मुस्तफा से कि ये हर हमारा लीडर जो सो कॉल्ड या कोई पॉलिटिशियन है वो न्यूक्लियर की बात करता है कि हमने शब रात के लिए रखे, हमने पटाखे नहीं फोड़ने। उधर से भी बयान आते हैं कि हमने होली के लिए नहीं रखा। ये मेरे नज़दीक गैर जिम्मेदाराना है, एकदम वो नहीं जाएगा। आप एटलीस्ट एक पॉलिसी स्टेटमेंट तो दें कि किसी बहाने आपने उनके इकोनॉमिक टारगेट्स को एंगेज करना है। आपने मिसाइल्स का 400 किलोमीटर का किया, 60 किलोमीटर का किया, पाओ वाले बॉम्ब्स का हमारे एक गवर्नर साहब यहाँ फरमा रहे थे। द क्वेश्चन इज, ये इतने लाइट इश्यूज नहीं हैं। आप कहें अल्टीमेटम देखें, अगर 24 घंटे में ये नहीं रुका तो द फर्स्ट मिसाइल विल फाइंड इट्स वे टू द टारगेट। चाहे वो कोई उनका इकोनॉमिक टारगेट है, चाहे उनका कोई और स्ट्रेटेजिक टारगेट है, कोई ब्रिज है, कोई रेलवे स्टेशन है, तो उसमें आप ये ना कहें कि हम ये औरतों को नहीं, हम वे नॉट टारगेटिंग वेमेन और यू नो द नॉन कॉम्पिटेंट्स। उसके बावजूद आप ये काम करते हैं। अब वो अगर आपकी बात को सीरियसली लेगा टू बिगिन विद, तो ही विल रिस्पॉन्ड। आप कुछ तो कहें ऐसा, आपने जो करना है आप सीधा इंडियन उसको एड्रेस करें। आप अपनी पब्लिक को खुश ना करें। पब्लिक आपकी खुश होगी जब आपका अमल नजर आएगा। और इंडिया का रिजॉल्व आप इस वक्त देख लीजिए कि बहुत कमजोर है। उनके 5 जहाज एक रात में गिरे, उसके बाद उन्होंने एयरफोर्स को जिक्र करना छोड़ दिया है, उसको पीछे कर लिया है। 2019 जी जब देखिए, और ऊपर तो होता है वॉर में, 2019 के बाद उनको हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने को एक अभिनंदन का एक जहाज गिरने पे। तो कहने का मकसद ये है, मोरल उनका भी डाउन हो सकता है, वो भी कम हिम्मती का फैसला, हमारे किसी एक्शन में वो भी हो सकता है फैसला बदल ले। लेकिन हम किसी चीज़ के इंतज़ार में अगर हैं कि जी अमेरिका के करवा देगा, मतलब आउट ऑफ 192 कंट्रीज सिर्फ 3 मुल्क हैं जिनकी थोड़ी बहुत सुनता है, अमेरिका है, रशिया है और थोड़ा सा चाइना का, बिकॉज बिजनेस पार्टनर है। हमने खुद ही एज्यूम कर लिया कि इधर उसने इंडस का पानी रोका तो उधर वो ब्रह्मपुत्रा का चाइना रोक देगा। ये वही 6th फ्लीट वाला का किस्सा है, 6th या 7th फ्लीट 71 में आना था। वो भी हमारे लोगों की गलत अंडरस्टैंडिंग थी कि वो आना ही नहीं। तो इसलिए हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे और उसके लिए लीडरशिप हैज़ टू बी रेडी, बी एबल टू डू दैट। उनमें सलाहियत होनी चाहिए, कौम नेशन बिल्डिंग करे। पहला कदम तो मैं कहता हूँ आप ऑस्टेरिटी, बिकॉज इस कौम को एक एक पैसा बचाने की ज़रूरत है। आप अपने अयाशियाँ, मतलब बड़े बड़े डेलीगेशन उम्रे के नाम पे जाते हैं, बेलारूस कौन कौन गए थे, ये सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। आपको बाहर के सऊदी अरेबिया में एक ने पूछा था कि आप इतने अयाशी के साथ इधर आए हैं और पैसे मांगने आए हैं, तो ये मैच नहीं करती बात। एंड इट इज़ अ फैक्ट। 15 साल पहले एक कार्टून छपा था कि पाकिस्तान के एक पाँव में दूसरे हाथ में भीख मांगने का कासा है। तो ये ऐसा हो तो इन कौमों की दुनिया में सिर्फ खुददार लोगों की इज्जत होती है, जो किसी पे डिपेंड ना करें, अपना एक रोटी खाएं, आप कम खाएं लेकिन अपना खाएं। ये लीडरशिप से स्टार्ट, ये नीचे से या बिल्कुल सही है। ये ऑस्टेरिटी के मेजर्स लेने होंगे, बिल्कुल सही है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी आपस में मिले हैं। कितनी अहमियत के हामिल है इन हालात में ये मुलाकात? नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल अहमियत की हामिल नहीं है, इसलिए कि उनकी तो अपनी हुकूमत है। अगर कोई उन्होंने फैसला करना होता तो अब तक वो फैसला कर चुके होते। जो कुछ भी अभी तक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ही चल रही है। इवन कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मतलूब थे, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उठ के बरतानिया जाती थी और वहाँ पे उनसे मुशावरत करती थी। तो ये तो वही है, हुकूमत आपस में बैठ के एक दूसरे से मुशावरत कर रही है। इंपॉर्टेंट होता अगर वो दूसरे उन किसी रहनुमा से इंगेज करते कि जो कोई अपोजिशन का है, उससे पूछते कि भाई आपका इस पर क्या है, किस तरीके से हम कोई एक चीज़ कर सकते हैं। तो इसकी तो एक ये रूटीन की मीटिंग है। उस अभी तक तो नवाज शरीफ साहब ने तो मेरे ख्याल में खुल के इस मामले पर ज़्यादा कोई बात भी नहीं की है। मोदी का नाम लेके अभी तक उन्होंने उसके ऊपर कोई तनकीद भी नहीं की है। जो यहाँ पे बात हो रही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको मैसेज एक भेजना पड़ेगा। आप जो है ना सिर्फ कान खुश करके कि हमारे वजीर खारजा कहें कि जनाब ये हो गया, वजीर इत्तलात कुछ और फरमाएं, कोई और मोजिस जो है वो लीडर वो कुछ और फरमाए। अब तक जो कुछ हो रहा है वो कौम देख रही है।
तो देखिए ना, आपको टिट फॉर टैट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहना कि जनाब हम आगे से बिल्कुल जवाब नहीं देंगे और आलमी दुनिया इसका फैसला करे, आलमी दुनिया ने नहीं फैसला करना, जंग हमारी है, हमने फैसला। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता भी तो है ना कि जंग एस्केलेट ना करे, मतलब सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में भी रहे। हम दुनिया को भी बताना चाहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ रिस्पॉन्स की हद तक रहना चाहते हैं। नहीं, हम जंग तो नहीं चाहते, लेकिन हम चपेड़े भी तो नहीं सुबह शाम खाना चाहते ना। अब ये क्या नया नॉर्मल है कि वो हमारे आके मदरसों में बच्चों को मारेंगे, मसाजिद पे हमला करेंगे, जब उनका दिल चाहेगा वो 24 मिसाइल मार देंगे, जब दिल चाहेगा वो 12-14 ड्रोन्स भेज देंगे। ये कोई इट्स नॉट अ नॉर्मल, कोई नॉर्मल कंट्री क्या इसको बर्दाश्त कर सकते? हम कतन जंग नहीं चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान एक जो है कौम है, पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने अब तक इसको इतना बर्दाश्त क्यों किया हुआ है? मेरी तो ये समझ से बालातर है। वो अभी तक भी आपको तोफैल तसलियां दे रहे हैं कि जनाब ये कुछ भी नहीं है, तो ये है और वो है, ये ड्रोन्स ट्रॉफी हैं। भाई उन्होंने तो भेजे ही वो ड्रोन्स ऐसे हैं जो आगे खुद गिरेंगे यहाँ पे। जी जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी गुलाम मुस्तफा साहब। देखिए, बहुत तय है, आप अमन कोई आपको भीख में नहीं देगा। हम अगर दुनिया से कह रहे हैं कि अमन लेके आओ बीच में, तो हम अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं। नंबर 2, ये बड़ा वाज़ेह है, तारीख इसमें गवाह है, मैं नहीं कह रहा, तारीख हमें तो बताती है कि आप ना तो डेस्टिनी से भाग सकते हैं, ना ही आप जंग से भाग सकते हैं। हम एस्केलेशन से डर के चुप करके बैठे रहेंगे। हमारे शहरी शहीद हुए हैं, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हुआ है, हमारा नेशनल बॉर्डर दूसरी बार फिर आज उन्होंने क्रॉस किया और पूरे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया उनके दफन ने। हम अगर इसका जवाब देने की सकत नहीं रखते तो फिर हमें बता दें, हमारे पास सकत है इस चीज की, हमारे पास अल्लाह ने ताकत भी दी, हमें हिम्मत भी दी हुई। कौम ने तो पूरी तरह खड़ा होकर बता दिया कि वो आपके फ़ौज पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है ना। फौज में कैसा मसला है? मसला ये है कि जो हमारी जो लीडरशिप जो रोज के हिसाब से अपने बयान दे रही है, उनको कुछ तो सोच के बात करें ना मिलके। रावला साहब का फरमा रहे थे कि अगर दुश्मन कुछ ना करें हम भी कुछ नहीं करेंगे। और इसमें असद साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आलमी सतह पे जो हम अपना केस पेश कर रहे हैं, हमारे वजीर दिफा केस वो CNN पे वो जाके उन्होंने फरमाया कि हमने 5 त्यारे मार गिराए और उस एविडेंस किधर है? उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे। आज जिस तरह DG साहब ने फरमाया कि एक एक चीज का टेक्निकल डेटा होता है, वो उधर जाके उनको टेक्निकल डेटा बताते, वो तो हमारे पास प्लेटफॉर्म था, वो उधर जाके कह रहे जी सोशल मीडिया जाके आप देख लें। ये आप संजीदगी का आलम देखें ना। बिल्कुल सही है जी। अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, अब कैसे, अब आप सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, हमने अभी आपने अमेरिका और इजराइल की तो बात की है और यहाँ पर इत्तफाक है हमारे मेहमानों में कि अमेरिका जो है वो खामोशी से भारत के साथ खड़ा है। चाइना के हवाले से भारत में बहुत ज़्यादा तज्जिए हो रहे थे कि चाइना पाकिस्तान का साथ देगा और वो ऐसा सरप्राइज कर सकता है इंडिया को खामोशी के साथ कि वो सारा पांसा पाकिस्तान के हक में पलट देगा। चाइना आपको कितना सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है या उसकी पॉलिटिकल पोजीशन, पॉलिटिकल स्टांस क्या दिख रहा है सर? देखिए, जहां तक चाइना की बात है, पिछले 50 सालों में मैंने उनकी सारी स्टेटमेंट्स को देखा है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो चाइना की आई है सपोर्टिव, वो पहले मैंने नहीं देखी। तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कौन सी आलमी बरादरी, हम क्यों ये कह रहे हैं कि हम कशीदगी कम करना चाहते हैं? कशीदगी हमने पैदा की है, हम गए हैं उनके मुल्क में, हमने उनकी इंटरनेशनल बाउंड्री को जो है वो 2 दिन में 15 दफा वायलेट किया है, हमने जो है मिसाइल मारे हैं, उनके मासूम बच्चे और जो है वो लोगों को मारा है, उनके मंदिरों के ऊपर हमला किया है। क्या किया हमने? पता तो चले। हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, हम बहुत अच्छा अपने आप को इमेज पेश करना चाहते हैं, हम सॉफ्ट इमेज पेश करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है शर्मिंदा हैं। किस बात पे? कोई बीइंग अ मुस्लिम शर्मिंदा है, कुरान पे यकीन रखने पे शर्मिंदा है, जहाज के लफ्ज पे शर्मिंदा है, अपने न्यूक्लियर के ऊपर शर्मिंदा है, या अपने पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदा है? किस बात से शर्मिंदा है? आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर उन्होंने हमारे बच्चों के गले काट दिए। दुनिया आई हमारी मदद के लिए, PLA TTP के पीछे अब जो है ये खुद अमेरिका और इंडिया बैठा हुआ है, क्या हमारी मदद के लिए आया? क्या उन्होंने हमारे लिए 2 लफ्ज बोले? पाकिस्तान का पानी बंद किया, किसी ने जो है बोला कि ये तो गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम है, गैर इंसानी काम है? जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए 12 आदमी को कत्ल का राजनाथ सिंह ने एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर दुनिया ने कोई कदम लिया? कुलभूषण यादव जो था वो पाकिस्तान से पैदा हुआ था,
वो भारत से आया था। दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दहशतगर्द वो कौन आदमी था? दुनिया ने कोई लफ्ज बोला? 9 साल से मुकदमा ICJ में लटक रहा है। मसला ये कि इसको क्यों नहीं आप एयरपोर्टों पर लटकाते? एक दफा भारत को पैगाम दें, एक दफा उनको बताएं, एक दफा उनकी जबान के अंदर कि वो किस किस्म की जो है वो गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। इस टाइम पे जो है पाकिस्तान को ब्रिंकमैनशिप की पॉलिसी के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हमने कमजोरी दिखाई, आप मुझे ये बताइए, कश्मीरी का जो है वो अभी एयर मार्शल साहब ने कहा 1948 से रेजोल्यूशन पढ़े, किसी ने हमारी सुनी? किसी ने कोई हमारी बात मानी? दुनिया को वही दुनिया पे रूल करते हैं। जो तो परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में। करगस का मुकाम और है, शाहीन का मुकाम और। जब आप शाहीन बनते हैं तो दुनिया आपकी तरफ तवज्जो देती है। यही पाकिस्तान था जिसने इजराइल के लोग जो है वो भाग के चले गए थे। जनरल गुलाम मुस्तफा को अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से श्रीनगर के अंदर जो है इसराइली जहाज आए थे। ये पहली दफा इसराइली नहीं आए, ये बार बार आते हैं और ये हिंदुस्तान के साथ इनका अखट है बकायदा। और इसी तरीके से जो है दुनिया ने क्या हमारे लिए किया आज तक, और किसी ने ट्रंप साहब ने हमारी आंसू बहाए तो ये इस टाइम पे बहुत किसी ने नहीं किया। असदुल्ला खान साहब, सीधी सी बात है, दुनिया उसी के साथ होती है, दुनिया बहादुरों की दुनिया होती है। और 313 ही हमेशा जीतते हैं 1000 के ऊपर। 30,000 की फौज थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, 13 लाख का कुफार का लश्कर था। तो फिर फतह किसको हुई? तारीख ऐसे ही नहीं लिखी जाती। जब हम सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लेते हैं या हम मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेते हैं या हम गजवात की बात करते हैं, गजवा हिंद और क्या होगा, ये शुरू नहीं हो गया? कुफार ने हमें चैलेंज किया और हम लोग यहाँ बैठे में। कल वजीर आजम साहब की तकरीर से पहले जो कुरान की आयत थी वो क्या जो है वो नहीं बोला कि अपनी धाक बिठाओ, अपने जो है घोड़े तैयार रखो। और आज घोड़े कौन से हैं? कोई हम अस्तबल से घोड़े निकालूं? या हमारे जो घोड़े हैं जिनको दुनिया जानती है, अगर आपने ना किया तो आपको डी न्यूक्लियराइज करेंगे, डी मिलिटराइज करेंगे, डी इस्लामाइज करेंगे और डी लिंक करेंगे आपको चाइना के साथ। मेरी बात ये आज से इनको रोकना पड़ेगा। सो पाकिस्तान को रिस्पांस देना होगा और जल्द देना होगा, इस पर तमाम मेहमानों का इत्तेफाक है। और रिस्पांस तो पाकिस्तान ने कहा है कि जाएगा, लेकिन कब जाएगा इस पर आज ये सवाल उठ रहा है कि जल्दी जाना चाहिए ताकि मजीद पाकिस्तान की टेरिटरी को वायलेट करने की और इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करने की भारत को हिम्मत ना हो। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।